सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। आज हम जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 9 डिफेंस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखिए हमने जो हमारा जो पहला लेसन था उसमें हमने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में पढ़ा था। आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड देखेंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत 1977 में हुई थी विद फॉलोइंग ड्यूटीज़। क्या क्या दी हुई ड्यूटीज़ उसको? जो हमारी आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, हमारी ऑफशोर टर्मिनल्स है, इनका सेफ्टी और इनका प्रोटेक्शन का काम इंडियन कोस्ट गार्ड का है। साथ ही साथ जो हमारे फिशरमैन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब सी में डिस्ट्रेस है तो उनको उस समय फिशरमैन को असिस्ट करना है, हेल्प करना है। हमारा जो मरीन पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है एंड एट द सेम टाइम हमारे मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करना है। अगर अगर जो हमारी कस्टम डिपार्टमेंट है, अदर अथॉरिटीज़ हैं, उनको हेल्प करना है अगर कोई स्मगलिंग होती है, ठीक है। अगर इस सी में कोई भी स्मगलिंग होती है तो उसके अगेंस्ट इनको कस्टम अथॉरिटीज़ को हेल्प करनी, उनको असिस्ट करनी है इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस। उसके बाद हमें इनका कोस्ट गार्ड का एक और काम है कि उनको साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना है in order to protect the life and property at sea, and at the same time हमारे जो मैरीटाइम जोन्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरीटाइम जोन, उसको भी एनफोर्स कौन करेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड करेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के अगर हम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसके एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टेरिटोरियल वाटर्स की कोस्टल सिक्योरिटी का जो रोल है वो भी कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। डीप सी फिशिंग होती है तो डीप सी फिशिंग का सर्विलेंस, उसका मॉनिटरिंग करना है टाइम टू टाइम इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। एंड मर्चेंट शिप्स जो होते हैं, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो उनको रेस्क्यू और सर्च करने में भी इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्प करता है। अगर मरीन ऑयल स्पिल होता है, यानी कि ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उस समय क्या मेजर्स लेने हैं, क्या रिस्पॉन्सिव मेजर्स होगा, वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड उसमें हेल्प करता है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो कोस्टल और सी बॉर्डर्स हैं उनके उसमें जो लीड एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, यानी कि कोस्टल और सी बॉर्डर एरिया से सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है उसको लीड कौन करता है? उसको लीड इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, अब देखिए हमारे डिफरेंट जो आर्म फोर्सेस हैं इनको ट्रेनिंग से रिलेटेड अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। एक बार ओवरव्यू लेंगे ऑलमोस्ट सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का। तो सबसे पहले हम करेंगे नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज हमारा प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड ये है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का टैग मिला हुआ है। एंड बेसिकली ये क्या करता है? नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ से रिलेटेड ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक स्टडीज से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसके रिलेटेड ये स्टडी करता है एंड उससे रिलेटेड ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है नेशनल डिफेंस कॉलेज। उसके बाद है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। तो ये केवल एक ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूट है जो कि तीनों सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। तीनों सर्विसेज के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, इन सबको यहाँ पे मैनेजमेंट एजुकेशन, डिफेंस मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है एनडीए। एनडीए तो आप सभी को पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जब आप आफ्टर 12th जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है साल में 2 बार, ठीक है। एक तो होता है मंथ अप्रैल में, एक सितंबर में इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके थ्रू कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनको चूज़ किया जाता है एंड उसके बाद उनको एनडीए भेजा जाता है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये एक ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इस इंस्टीट्यूशन में तीनों ही सर्विसेज के कैडेट्स की ट्रेनिंग की जाती है एंड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। अगर कोई सपोज नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो इन रिस्पेक्ट ऑफ नेवी उनको ट्रेनिंग मिलती है एंड आर्मी से रिलेटेड किसी को आर्मी ज्वाइन करना तो उसको आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है। तो बेसिकली आफ्टर 12th जब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है एनडीए, तो उसके बाद एनडीए एकेडमी में आपको भेजा जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजा जाता है, जहाँ पे फिर तीनों सर्विसेज की जो कैडेट्स होते हैं उन सबके साथ में ट्रेनिंग की जाती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की शुरुआत 1932 में करी गई थी एंड ये कहाँ पे है? देहरादून में ये है। इसका मेन एम क्या है? जो भी आर्मी जो ज्वाइन करते हैं,
आर्मी ज्वाइन करने के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनकी मॉरल डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हमारे एक और है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। 1963 में एक एकेडमी की शुरुआत हुई, उसको बोला गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। उसके बाद आफ्टर 25 ईयर्स दैट इज़ 1988 में इसका नाम चेंज करके इसको बोल दिया गया OTA दैट इज़ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, 1965 तक इसका मेन एम ये था कि जो जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं उनको ट्रेन करना है फॉर ग्रांट ऑफ इमरजेंसी कमीशन। इमरजेंसी कमीशन के लिए कुछ जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करना है, तब तक इसका ये काम था। लेकिन उसके बाद देखिए और भी आर्मी ऑफिसर्स जैसे जो शॉर्ट कमीशन ऑफिसर्स होते हैं या जो विमेन ऑफिसर्स होती है उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। उसके बाद है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसको हम NCC भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई थी। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। कोई भी स्कूल के स्टूडेंट्स या कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे जो हमारे यूथ हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की। ऑलराउंड डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो ऑलराउंड डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मॉरल वैल्यूज़, ये सब आपको दी जाती है। एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू सर्व योर नेशन एंड आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड इट इज़ ओपन टू ऑल द कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स। सैनिक स्कूल्स, देखिए इंडिया में बहुत सारे सैनिक स्कूल्स हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल जो बेसिकली इसकी शुरुआत एज अ जॉइंट वेंचर हुई थी, जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अभी अगर हम देखें तो सैनिक स्कूल्स जो हैं ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर काम करते हैं एंड इंडिया में बहुत सारे सैनिक स्कूल्स हैं। बेसिकली मोस्टली ये ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बाद में आर्मी ज्वाइन करना है, ये लोग ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं और इनको उस तरह से ही ट्रेन किया जाता है जैसे एक मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन किया जाता है। बेसिकली सैनिक स्कूल में इस तरह से ही ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाती है। उसके बाद इंडिया में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स भी हैं। 5 मिलिट्री राष्ट्रीय स्कूल्स हैं। एक तो बेलगांव में है, देन बेंगलुरु में है कर्नाटका, फिर एक चैल में मध्य प्रदेश में है और दूसरे 2 जो है वो धौलपुर और अजमेर राजस्थान में है। ये जो स्कूल्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है ये CBSE से एफिलिएटेड है। बेसिकली ये भी कुछ हद तक सैनिक स्कूल जैसे ही होते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे बॉयज़ जो कि जिनका बर्थ डोमिसाइल इंडियन बर्थ है या इंडियन डोमिसाइल है, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बॉयज़ अगर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं एंड दे वांट टू बिकम फ्यूचर ऑफिसर्स, तो उनको हम पहले से ही ऐसी ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसे स्कूल कॉलेजेस में बचपन से ही जो बच्चे होते हैं उनको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप करी जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लेटर ऑन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर पुणे में एक और इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको बोलते हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ये एक प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। किसको? पर्सोनल ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि जो इंजीनियर कॉर्प्स है, ठीक है, जो सर्विसेज में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कॉर्प्स है उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। एंड साथ ही साथ में अदर आर्म्स एंड सर्विसेज की भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लाइक नेवी, एयरफोर्स, पैरा फोर्सेस, पुलिस एंड सिविलियन, सबकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बट दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। डिफेंस प्रोडक्शन। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का हमने पिछले लेसन में थोड़ा बहुत पढ़ा था, यहाँ पे और अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो डिफेंस प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है इसकी शुरुआत 1962 में हुई। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था ऑन फॉरेन इम्पोर्ट किसका? इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स पे। तो इसकी रियलाइजेशन हुई कि इंडिया को अब खुद का ही डेवलपमेंट करना चाहिए, खुद के वेपन का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली हमें रियलाइजेशन हुई कि हमारे पास इस डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा कि हम इंडिया में वेपन्स और इक्विपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपैंड करें। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की शुरुआत हुई इन 1962 एंड डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की शुरुआत हुई थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स।
ठीक है। तो देखिए दो चीज़ की शुरुआत है, एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की शुरुआत हुई और दूसरी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एक एक सब पे अब धीरे धीरे हम सबके बारे में करेंगे। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर देखिए 41 टोटल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। ये किसके अंदर काम करती है? काम करती हैं अंडर इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कोलकाता में, उसके अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है ऑल ओवर इंडिया। इसके पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन क्या है कि इट हैज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 200 ईयर्स इन डिफेंस प्रोडक्शन। 200 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस इंडियन डिफेंस फैक्ट्रीज के पास इन फील्ड ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ एंगेज इन प्रोडक्शन, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट रेंज इन एरिया ऑफ लैंड, सी एंड एयर सिस्टम। लैंड, सी और एयर से रिलेटेड जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेपन सिस्टम है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम करती है। डिफेंस अंडरटेकिंग्स पीएसयूज की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। ठीक है। ये एक प्रीमियर एरोनॉटिकल कंपनी है एशिया की, एंड ये नवरत्न डीपीएसयू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नवरत्न है। इसके अंदर 20 प्रोडक्शन डिविजन्स है और 11 R&D सेंटर्स है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस different parts of the countries. It has expertise in related to design, development, production, repair, overhaul and upgrade of aircraft, helicopters, aero engines, accessories, avionics and systems. Basically ये जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये मोस्टली एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी एक नवरत्न पीएसयू है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसके अंदर 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया। ठीक है। इसका जो कोर एरिया है काम करने का वो है डिफेंस कम्युनिकेशन, रेडार एंड मिसाइल सिस्टम्स। इसमें आप एक तरह से समझ गए होंगे कि इसका जो बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसका सिस्टम है। देन इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर एंड एवियोनिक सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम एंड होमलैंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये सब इसका कोर वर्किंग एरिया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका काम क्या है? इसका काम है डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जो कोर सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसका डेवलपमेंट करना है। कोर सेक्टर्स लाइक कोल, माइनिंग, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। एट द सेम टाइम रेलवे, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एरोस्पेस से रिलेटेड भी है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड देखें तो ये भी मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है ये भी। ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ लेटेस्ट जनरेशन। देन सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम भी इसके अंदर काफ़ी डेवलप हुआ है। तो बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम में जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है उसमें किसका रोल है? सबसे बड़ा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। उसके बाद है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये लीडिंग डिफेंस पीएसयू है। इसकी शुरुआत एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई थी 1934 में। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया था इन 1960 और इसका एम, सबसे बड़ा जो एम है वो है इंडिजीनियस बिल्डिंग ऑफ वॉरशिप्स। ठीक है। इंडिजीनियस, हमें इंडिया में ही वॉरशिप्स का डेवलपमेंट करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है, ये इसका मेन एम है। फिर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1। ठीक है। इसको भी एज अ कॉर्पोरेट इसको भी इनकॉर्पोरेट किया था एज अ डिफेंस पीएसयू 1960। ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन प्रूवन, अपनी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी उसने प्रूव करी है इन रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग। तो बेसिकली गार्डन रीच शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका कोऑपरेशन, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एंड इट हैज़ ऑल्सो emerged as a leading shipbuilding and wide area of vessels from the state of the art फास्ट अटैक क्राफ्ट टू वर्ल्ड क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स। तो अगर आप देखें अटैक क्राफ्ट से रिलेटेड अटैक क्राफ्ट से लेके अभी तक फ्रिगेट्स भी, स्टेल्थ फ्रिगेट्स भी इसने काफ़ी बनाए हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो कंपनी है ये लीडिंग शिप बिल्डिंग
कंपनी है इंडिया की। उसके बाद गोवा शिप यार्ड लिमिटेड देखें तो ये भी मिनी रत्न ग्रुप कैटेगरी स्टेटस 1 है। एंड इसका जो मेन अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन अ कैपेबल कंपनी इन रिलेटेड टू इंडिजीनियस डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग हाई टेक्नोलॉजी एंड सोफेस्टिकेटेड शिप। तो ये भी शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है एंड इसका भी एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है इन क्रूशियल मैरीटाइम सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली ये मतलब है कि उसका भी इंडिया के शिप बिल्डिंग में और मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड देखें तो इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। इसकी शुरुआत किसने करी थी? सेठ वालचंद हेराचंद ने करी थी। क्यों करी थी? ताकि इंडिया में हम इंडिजिनाइज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। उसके बाद 2010 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1970s की शुरुआत में हुई थी। क्यों हुई थी? बेसिकली हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें क्रिटिकल मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्रिटिकल मटेरियल्स के डेवलपमेंट के लिए इस कंपनी की शुरुआत करी गई थी। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिप बिल्डिंग। ये भी शिप बिल्डिंग से रिलेटेड कंपनी है। कहाँ पे है? ये है कोझिकोड केरला में। एंड इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें अपनी कंट्री को शिप बिल्डिंग से रिलेटेड सेल्फ रिलायंट बनाना है, दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना है फॉर शिप बिल्डिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। 1958 में डीआरडीओ की शुरुआत हुई थी जब हमने 2 यूनिट्स को मर्ज किया था। 2 यूनिट्स थी डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और जिसको डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में बनाया गया था। तो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट्स, तीनों सर्विसेज की जो टेक्निकल डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट्स थी उनको डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दिया गया। ये दोनों यूनिट्स को 1958 में जोड़ के डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी। एंड अगर हम बात करें तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत हुई 1980 में, सो दैट इसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। 1958 में जब डीआरडीओ की शुरुआत हुई थी उस समय हमारे देश में 10 लेबोरेटरीज थी दैट वर वर्किंग अंडर डीआरडीओ। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो डीआरडीओ के अंदर प्रेजेंटली 46 लेबोरेटरीज है जो पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट है। ईस्ट से लेके तेजपुर से लेके मुंबई वेस्ट में आ जाइए, लेह में नॉर्थ में है और कोची में भी साउथ में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इंडिया के ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर एक कॉर्नर में डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। डीआरडीओ को हेड कौन करता है? डीआरडीओ को हेड करता है डिफेंस मिनिस्ट्री का जो साइंटिफिक एडवाइज़र होता है वो डीआरडीओ का हेड करता है। और यही साइंटिफिक एडवाइज़र सेक्रेटरी भी होता है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही ये। और साथ ही साथ में R&D का जो डायरेक्टर जनरल होता है वो भी यही होता है। तो साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्ट्री ये डीआरडीओ का हेड होता है एंड ही इज़ द वन हु इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की भी शुरुआत हुई। बेसिकली इसलिए हुई ताकि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनसे रिलेटेड हम नए नए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लेके आएँ। तो इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ चलती हैं, जैसे एक है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉर विडोज़, डिसेबल्ड सोल्जर्स या एक्स सर्विसमैन या उनके डिपेंडेंट्स जो हैं, उनके घर वाले जो हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट केंद्रीय सैनिक बोर्ड करते हैं। सेकेंड है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। बेसिकली तीनों सर्विसेज से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या उनकी विडोज़ जो हैं, उनके डिपेंडेंट्स JCOs या OR जो भी हैं, इनसे इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है या इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है सो दैट दे गेट द ईजी एवेन्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है एक्स सर्विस मैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो इस हेल्थ स्कीम को 2003 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक स्कीम है जो जनरल और बाकी अदर देन आर्म फोर्सेस, अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए
तो उनके उसके ही रेस्पेक्ट में एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की शुरुआत हुई इन द ईयर 2003। ठीक है, इसको फाइनेंस, इस स्कीम को कौन करता है, इसको फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। एंड बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, इस स्कीम के अंदर जो भी वेटरन्स है या भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन या उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है, उन हॉस्पिटल्स के थ्रू उन वेटरन्स उनके डिपेंडेंट्स को कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो 9th चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, 10th चैप्टर एजुकेशन के बारे में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।